हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मनदीप आज आपके लिए 27वां एपिसोड लेकर आया हूं सीओ से शादी कहानी का। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? और दोस्तों, हमारी आज से नई कहानी भी शाम को शुरू होने जा रही है, तो आप सभी से मैं चाहूंगा कि हमारी नई कहानी भी जरूर देखें। हमारी नई कहानी भी आपको बड़ी ही पसंद आएगी। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कहानी अच्छी लग रही है तो एक प्यारा सा कमेंट और इस वीडियो पर लाइक जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं कहानी। इशिका अरोड़ा। इधर खाना बनाने के बाद सब कुछ खाना खुना खा के और वो लोग चले गए थे। इशिका अरोड़ा के मन में अब रात के सपनों की परछाइयां तैर रही थी। वो चाहती थी कि एक गर्म पानी की धार से नहाकर खुद को थोड़ा सा आराम दे दे, लेकिन आज उसने अपने आप को हकीकत की ठंडक के एहसास कराने के लिए ठंडे पानी से नहाना शुरू किया। उसके मन में सवाल चल रहे थे। क्या वो सिर्फ विक्रांत ग्रोवर के हैंडसम व्यक्तित्व और शरीर के मोहग्रस्त हो गई थी? आरव के बारे में सोचते ही दिल की धड़कनें उसकी तेज हो जाती। वो कभी खुद को उससे पूरी तरह से अलग नहीं कर पाई थी। हाई स्कूल में वो मासूम लम्हे जो उन्होंने अपने आप से साझा किए थे, वो गूंजती हुई हंसी और सब एक झटके में उसके सामने आ खड़ा होता था। आरव के साथ उसने बहुत ही सुकून भरे लम्हे बिताए थे। हमेशा वो आरव के साथ कभी घूमने और कभी दिल्ली की गलियों में चली जाती थी। आज वो दिन उसको रह रहकर याद आने लगे थे। फिर उसको याद आया वो शादी वाला दिन। सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही उसकी शादी हो गई थी। वो दिन उसकी आंखों के सामने घूम गया। कैसे वो उस दिन कोर्ट के बाहर घंटों आरव का इंतजार करती रही। वो अपने प्यार को बुलाती रही, फोन पर बिलखती रही, रोती रही, लेकिन उसका प्यार आरव उसका साथ देने के लिए उस वक्त नहीं आया जब उसको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और फिर उसने अपने फोन पर सब कुछ जैसे वो रेत की तरह खिंचीरे लकीरें खींच गई थी और वो पल भर में आंधी के साथ मिट गई। उसने शादी रद्द कर दी थी, लेकिन रिश्ता ही तोड़ दिया था। उस दिन उसने आरव के साथ बिताए हुए हर लम्हे को आग लगाने की पूरी ठान ली थी, और वो चाहती थी कि आज के बाद वो कभी भी आरव के साथ बिताए हुए पल को याद न करें। लेकिन फिर भी रह रहकर उसकी यादें तो उसको आ ही जाती थी। तभी उसने खुद से कहा, अगर उसने डर की वजह से मुझसे दूरी बनाई होती तो भी मैं समझ लेती, लेकिन उसने जो किया, उस जिस बेफिक्री से उसने अपनी बेवफाई को स्वीकार किया, वो कभी मैं भूल नहीं सकती। उसने मुझे धोखा दिया, और उस लड़की के लिए जो उससे कभी प्यार भी नहीं करती। वो बाथरूम के अंदर यही सोचती जा रही थी। तभी बाथरूम के दरवाजे से वो बाहर आई और उसकी सोच की लहरों में अचानक उसको तोड़ गई। तभी पीछे से विक्रांत की हल्की हल्की झुंझलाहट भरी आवाज आई, इशिका, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया है? मुझे काम के लिए देरी हो रही है, बाहर आ जाओ। इशिका ने तुरंत शावर बंद किया और खुद को तौलिया में लपेट लिया। तब वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन एक पल के लिए ठिठक गई। क्या वो अब भी बाहर है? क्या उसे इस हालात में देखेगा? वो नहीं चाहती थी कि सिर्फ तौलिए में लिपटी हुई उसकी नजरों के सामने जाए, लेकिन उसके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था। इससे अच्छा तो वो उसे पूछ ही लेती। उसके दिमाग में तुरंत ख्याल आया। तभी उसने हल्की आवाज में कहा, मिस्टर ग्रोवर, क्या आप अभी भी यहीं पर हैं? लेकिन उत्तर कोई भी नहीं मिला। उसे लगा कि शायद अब विक्रांत वहां पर नहीं है। उसने सोचा कि वो नीचे चला गया होगा। उसका दिन खास था और वो दोनों साथ में नाश्ता करने वाले थे, और उसी के बाद ग्रोवर इंडस्ट्रीज के नए जो कॉन्ट्रैक्ट थे उसको ऊपर वो साइन भी करने वाले थे। दोपहर वह अपनी बात के अनुसार अशोक ग्रोवर से मिलने भी जा रही थी। तभी वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आई और अपने कपड़े को पहनने लगी। उसने आज स्किनी जींस और एक हल्की सी टी शर्ट पहन ली थी, वो जो अक्सर पहना करती थी। थोड़ी सी क्रीम और हल्का लिप ग्लॉस लगाकर वो नीचे की ओर चली गई। रसोई में कदम रखते ही उसे वहां पर वही कर्मचारी दिखाई दी, और जो जिमी आज वहां पर नहीं थी। उसने अनुमान लगा लिया था कि शायद वो नाश्ता बनाने में लगी होगी। तभी उसने वहां पर खड़ी लड़की से पूछा, जिमी कहाँ है? उस लड़की ने पहले तो ऊपर से नीचे इशिका को बड़े ध्यान से देखा। वो चाहती नहीं थी कि इशिका को कोई जवाब दे, लेकिन अब इशिका उस घर की मालकिन बन गई थी, उस घर के मालिक की पत्नी, तो इशिका को मना कैसे कर सकती थी?
तभी उसने इशिका की तरफ देखते हुए कहा, जी वो तो अस्पताल में चेयरमैन से मिलने गई है। इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके ठीक है, क्या आप मेरे साथ मिलकर नाश्ते के बर्तन टेबल पर रखने में मदद कर सकती हैं? इधर इशिका चाहती थी कि सारा खाना टेबल पर लग जाए, लेकिन वो पीछे पीछे दिमाग में ये भी सोचती जा रही थी कि जिमी चेयरमैन से मिलने आज कैसे चली गई। आज तो इशिका खुद उनके पास जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही जिमी को ऐसा क्या काम हो गया कि जिमी उनसे मिलने चली गई। लेकिन उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो आज खाना वहां पर रखने में ही लगी हुई थी। तभी उस लड़की ने सिर हिलाया। वो मन ही मन सोच रही थी कि इतनी आज ये प्यारी कैसे लग रही है। जिमी ने उसे इशिका की मदद करने का डायरेक्शन दिया था, लेकिन इशिका ने जिस प्यार से उसका ये बात कही थी कि वो खाना रखवा दे, वो उसके दिल को छू गया था। वो लड़की अब बड़ा ही अच्छा महसूस कर रही थी। तभी इशिका ने मुस्कुरा कर पूछा, हे वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ये वही लड़की थी जो कल रात उनके लिए ओट्स लेकर आई थी, जिसने उसे रात को उठाया था। उस लड़की ने आंखें झुकाकर कहा, जी मैम, परी। इशिका ने हल्के चुटीले अंदाज में उससे कहा, ओ क्या मैं इतनी डरावनी लगती हूँ? तुम मुझसे डर रही हो? परी ने तुरंत सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। परी जानती थी कि इस घर में इशिका को हर कोई पसंद करता है और वो हर किसी के विपरीत शांत और सम्मानजनक भी थी। और इस नई बहू के आने के बाद ही उनका यंग मास्टर का भी गुस्सा कम होता जा रहा था, और ये बदलाव सब कुछ इशिका की वजह से था। इस बात को लेकर सभी में जिज्ञासा थी कि ऐसा इशिका ने विक्रांत के ऊपर क्या जादू कर दिया था कि विक्रांत अब धीरे धीरे बदलने लगा था। तभी इशिका ने मुस्कुराकर उससे कहा, तो मैं जब भी तुम्हारे पास रहूं, ये बार बार अपना सिर झुकाना बंद करो। क्या तुम मेरी तरफ देखकर बात नहीं कर सकती? और तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? परी ने सर उठाकर मुस्कान दिया, जिसे इशिका ने भी उसे गर्मजोशी में उसके साथ हाव भाव को मिला दिया और दोनों ने मिलकर टेबल की ओर रवाना हो गए। वो आज टेबल को सजा रहे थे, बड़े खाने को अच्छे तरीके से लगाया जा रहा था। तभी इशिका लिविंग रूम में चली गई, जहां पर वो सोई थी। वहां पर एक अनजाना चेहरा उसका इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वो रूम में पहुंची, उस अनजाने चेहरे ने अपनी बात को सामने रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मिसिस ग्रोवर, मैं मोहित जैन हूं, परिवार का वकील। इशिका ने भी उससे गर्मजोशी से हाथ मिला लिया और कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर मोहित। मोहित की नजर जब इशिका पर पड़ी, बिल्कुल सादे कपड़े, बिना मेकअप, लेकिन वो सादगी में गजब लग रही थी। वो उन औरतों से अलग थी जिन्हें बड़े घरानों में देखा जाता था, और जहां बाहर से सब कुछ चमकदार होता, लेकिन अंदर से सब खोखलापन। वो बहुत ज्यादा मेकअप करके भी रहती थी। बड़े बड़े घरों में वो दिखावा ही बड़े बड़े घर के लोग करते थे, लेकिन यहाँ पर इशिका को देखकर उसे कुछ अलग ही लग रहा था। इशिका ने ना कोई मेकअप किया हुआ था और ना ही कुछ ऐसा उसने भारी भरकम पहना हुआ था जिससे उसकी खूबसूरती और ज्यादा दिखी। वो तो हाल में ही बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। तब इशिका ने कोई बनावट से मुस्कान नहीं बनाई, वो बिल्कुल सरल और सहज दिख रही थी। मोहित का मन डोल गया। उसे पता था कि अगर उसने इशिका जैसी लड़के से शादी करने की ठानी तो उसके माँ बाप तुरंत उसका विरोध कर देंगे, लेकिन क्या पता वो उन्हें मना ही ले। उसका मन कर रहा था कि विक्रांत से पहले इशिका का दिल जीत ले। अब वो उसको इशिका पर वो पहले ही नजर में फिदा हो गया था। उसका दिमाग कुछ और ही करने पर दावा कर रहा था, लेकिन जैसे ही विक्रांत ने मोहित की आंखों में वो भाव देखे, वो निगाहें जो उसकी पत्नी को ऊपर से नीचे तक नाप रही थी, वो भीतर से उबल पड़ा। वो महसूस कर रहा था कि मोहित की निगाहें कुछ बदली बदली सी हो गई है। वो उसे कुछ अलग ही नजरों से देखे जा रहा है। तभी इशिका ने कुछ महसूस नहीं किया था, वो तो अपनी धुन में थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हम नाश्ता करने जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ नाश्ता करना चाहेंगे? उसने मोहित से पूछ लिया, और मोहित इसी फिराक में था कि वो इशिका के आसपास रहे। उसने तुरंत हामी भर दी, और ये अवसर वो किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। तभी वो लोग नाश्ते की मेज पर आ गए। वहां पर पैनकेक, अंडे, बेकन, सॉसेज और सब कुछ स्वादिष्ट नजारा था।
घर का बना सिरप और एक कटोरे में रखा हुआ था और मोहित इशिका के बिल्कुल सामने बैठा था। एक साइड में लेफ्ट साइड विक्रांत मेज के कोने पर बैठा हुआ था। तीनों ने नाश्ता करना शुरू कर दिया था। विक्रांत ने खुद पैनकेक के स्वाद में खो गया था और ये वही स्वाद था जो उसकी माँ के हाथों में होता था। ये खाने के साथ साथ उसकी माँ की यादें उसके अंदर चलने शुरू हो गई थी। उसकी माँ के जाने के बाद उसने कभी भी किसी के हाथ का बना हुआ पैनकेक नहीं खाया था और अब जब उसने पैनकेक इशिका के हाथों का बना हुआ खा लिया था तो अब वो वैसा ही महसूस कर रहा था जैसा उस समय उसकी माँ उसे बना कर दिया करती थी। वैसा ही टेस्ट और वैसा ही प्यार। तभी मोहित ने एक पैनकेक का निवाला लिया और कहा, मिस्टर ग्रोवर, आपका शेफ तो कमाल का खाना बनाता है। उसे पता नहीं था कि ये खाना आज इशिका ने ही बनाया हुआ है। विक्रांत ने भी सिर हिलाकर सहमति जता दी। उसने भी आगे कुछ नहीं कहा। इशिका चाहती थी कि वो मोहित को खुद बता दे कि ये सब उसने बनाया है, लेकिन वो भी यही सोच रही थी कि अगर विक्रांत ने ही उसे कुछ नहीं कहा तो शायद विक्रांत उसे नहीं बताना चाहता है तो उसे भी उस बात को आगे बढ़ाना नहीं चाहिए, तो वो भी चुप ही रही। तभी मोहित ने कहा, मिस्टर विक्रांत, मेरे पिताजी का 54वां जन्मदिन आने वाला है। मैं चाहूंगा कि आपका शेफ उस दिन हमारे लिए खाना बनाए। और ये सुनते ही विक्रांत की भौहें तन गई। वो कैसे ये इजाजत दे सकता था कि इशिका उनके घर पर जाकर उनके लिए खाना बनाए, लेकिन इस बात से मोहित तो अनजान था। उसे लग रहा था कि विक्रांत ने कोई बहुत बड़ा शेफ अपने खानसामे में रखा है। उसे कहां पता था कि ये खाना तो इशिका बना रही। तभी विक्रांत ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, ऐसा संभव नहीं हो सकता। मोहित सब कुछ चीजों से अनजान सहजता से पूछ लिया, आखिर क्यों नहीं मिस्टर ग्रोवर? अब की बार विक्रांत ने सदी हुई दृढ़ता से कहा, क्योंकि मेरी पत्नी किसी और के लिए खाना नहीं बनाएगी। और यह बात उसने इस लहजे में कही थी कि मोहित आगे इस बात पर कोई सवाल न कहे। वो चाहता था कि मोहित ये बात सुनने के बाद अपनी बात को वहीं पर दफन कर ले और इस बारे में आगे कोई बात न करे। मोहित को थोड़ी देर बाद ये बात समझ ही नहीं आई कि वो विक्रांत की बात का क्या जवाब दे और विक्रांत ऐसा क्यों कह रहा है। वो भी ये सोचने पर मजबूर था कि विक्रांत इशिका के बना हुआ खाना खा रहा है। अब तक तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर ऐसी ऐसी बातें लिखवाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे ही उनका शादी कुछ दिनों के बाद टूट जाएगा तो वो दोनों बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और आज यहाँ पर विक्रांत उसके बने हुए खाने को खा भी रहा था और वो किसी और के पास उसको भेजना भी नहीं चाहता था। और मोहित ये सोच सोच कर ही चौंके जा रहा था। उसके दिल में इशिका के लिए और इज्जत बढ़ गई थी। तभी उसने एक बार फिर उसकी ओर देखा और जो अब जब चुपचाप अपने खाने में मगन थी, लेकिन किसी का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए भी थी। मोहित लगातार उसकी ओर देखे ही जा रहा था। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या मोहित अपने दिल की बात इशिका से कभी कहेगा और क्या विक्रांत उसे करने के लिए ऐसा खुला छोड़ देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, सीओ से शादी की कहानी के 29वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मोहित जैन वहां पर बहुत सारी बातें तो करना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। उसकी नई प्रार्थना यही थी कि विक्रांत ग्रोवर को उसकी जरूरत होगी तो इशिका के लिए वो सब कुछ ठीक कर देगा, ताकि उसे वो पा सके। वो आशा करेगा कि उसे जल्द ही इशिका से फिर मिलना पड़े। वो अब इशिका के प्रति खिंचता चला जा रहा था और जब उसे पता चला कि ये खाना इशिका ने बनाया है तब तो इसका दिल और भी बाग बाग हो गया था। वो कुछ देर पहले ही ये सोच रहा था कि वो अपने माता पिता को कैसे मनाएगा कि वो इशिका से शादी कर ले, क्योंकि पहली ही नजर में इशिका उसको पसंद आ गई थी। अब वो चाहता था कि वो विक्रांत को जब भी छोड़ेगी तो वो उसे अपने घर ले जाएगा और उससे शादी कर लेगा। तभी उन्होंने आगे कोई बात नहीं की और उसके बाद 15 मिनट में उन्होंने सबने खाना खत्म कर लिया। सब लोग चुप थे, दोनों के दोनों। उसके बाद विक्रांत और मोहित लिविंग रूम में आ गए, जबकि इशिका के साथ वो टेबल साफ करने में उस लड़के की परी की मदद करने लगी। वो उनके लिए एक कप कॉफी लेकर आई ताकि वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे। मोहित और विक्रांत ने कंपनी के साथ कुछ कानूनी समस्याएं और भी हल करने के तरीके के बारे में बात करनी थी, तो वो लोग अपनी बातों में उलझे हुए थे। कुछ ही देर के बाद
इशिका भी उनके साथ चली गई। मोहित ने इशिका को उस कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी दी और दूसरी कॉपी विक्रांत को दे दी। इशिका सीधे उस स्थान पर गई जहां पर उसे साइन करने थे। तभी उसने झट से पेन मांग लिया। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि एक बार इसे पढ़ लिया जाए, आखिर इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा क्या है। लेकिन वो चाहती थी कि अगर विक्रांत ने जो कुछ भी लिखा है वो अपनी समझ से अच्छा ही लिखा होगा, क्योंकि विक्रांत को अब उसके अंदर अच्छाई दिखनी शुरू हो गई थी और वो यही सोच रही थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो, अगर विक्रांत उसकी होटल खोलने में मदद करता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। इसलिए वो जल्द से जल्द साइन करना चाहती थी। तभी उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहा, क्या मुझे पेन मिल सकता है? लेकिन विक्रांत को यह अंदाजा नहीं था कि इशिका इस तरीके से एकदम साइन करने पर आ जाएगी। उसे ये उम्मीद नहीं थी। उसे लग रहा था कि एक बार तो कहीं ना कहीं इशिका उसे पढ़ने की कोशिश करेगी, और वो चाहता भी था कि एक बार इशिका अपने होशो-हवास में उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ ले, कहीं कल को उसे कोई परेशानी ना आए और कल को कोई वो किसी बात को लेकर मुकर ना जाए। तभी उसने आश्चर्य से उसकी तरफ देखते हुए कहा, इशिका, क्या तुम इसे पढ़ोगी नहीं? ओह, मुझे पता है कि आप बिल्कुल साफ दिल के इंसान हैं, और ईमानदारी से कहूं तो बस इसमें जो भी है वो सब कुछ ठीक ही होगा, और जो आप भी शर्त रखेंगे वो मेरे लिए पूरी हो भी नहीं सकती। इशिका ने कॉफी का घूंट लेने से पहले ही जवाब दिया। उसके हाथ में कॉफी वहीं की वहीं थमी हुई थी, और जैसे ही इशिका ने यह बात कही, विक्रांत को कुछ अलग ही नजर आने लगा। वो अपने आप पर गर्व महसूस करने लगा था कि इशिका उस पर विश्वास करती है कि जो भी काम वो करेगा तो बिल्कुल सही ही करेगा। और हाँ, वहां की शर्तें उसके पक्ष में भी थी। हालांकि विक्रांत को तलाक के लिए मिलने वाले कुछ मिलियन रुपए में से कोई खास नुकसान होने भी वाला नहीं था। मोहित जैन भी लगातार इशिका की तरफ देखे जा रहा था। वो भी यही देख रहा था कि ये लड़की कितनी बेपरवाह है और बिना ही पढ़े किसी कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने जा रही है। उसे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो सोच रहा, क्योंकि एक वकील भी था, वो चाहता था कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कोई साइन करे तो सबके देखरेख में होना चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाला इंसान, उसको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी उसने इशिका की तरफ देखते हुए कहा, देखिए, मुझे लगता है कि आपको एक बार इसे पढ़ना चाहिए। ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट तैयार तो मोहित जैन ने ही किया था, इसलिए उसे पता था कि इस कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी तरह से उसे नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी यह बात बहुत अजीब थी कि उसे बिना पढ़े ही वो उसे साइन करना चाहती थी। लेकिन इशिका ने कहा, मुझे मिस्टर ग्रोवर पर भरोसा है और मैं उनका भरोसा तोड़ना नहीं चाहती। मैं उन पर पूरा विश्वास कर सकती हूँ। वो मुझे कोई भी नुकसान पहुंचाने पर नहीं आएंगे। वो हमेशा मेरा फायदा ही चाहेंगे। हालांकि उसने कहा कि वो उस पर भरोसा करती है और उसे खुश करना चाहती है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने मोहित की वहां उपस्थिति में जिस तरह से उसे पुकारा था। मोहित जानता था कि जो भी शादी थी वो बिल्कुल सुविधा की थी, अंत में तो उनका तलाक होना ही था। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में जो विक्रांत को अच्छा नहीं लगा वो उसे इस तरह से बोल नहीं सकती थी। तभी इशिका ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए कोई नुकसान करेंगे, बस इसीलिए मैं चाहती हूँ कि साइन कर दूं। पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से खुश नहीं थी, लेकिन उसने किसी भी तरह से ऐसा किया। वो गरीब थी, इतनी प्रभावशाली और पैसे वाले व्यक्ति के साथ उसे जाना पड़ा, क्योंकि दुनिया पैसे के पीछे चलती है। अगर इंसान के पास पैसा ना हो तो इंसान क्या करे? कोई उसको हाथ भी नहीं मिलाता। और यहाँ पर तो मोहित ने तभी एक पेन निकाल लिया और उसे दे दिया। इशिका ने कागज को मेज पर रख दिया और उस पर साइन कर दिए। उसने विक्रांत से कॉपी ले ली और उस पर भी साइन कर दिए। मोहित के रोकने से पहले ही वो जाने के लिए तैयार हो गई। तभी मोहित ने कहा, ये लीजिए, आप मिस्टर ग्रोवर के साइन करने का वेट करें, और इसलिए आप इसे कुछ देर के लिए रख सकते हैं। जब वो साइन करेंगे तो आप मुझे ये दे सकते हैं। वो वहीं पर वापस बैठ गई। विक्रांत लगातार उस कॉन्ट्रैक्ट को ही देखे जा रहा था। वो साइन करने से पहले उसे पढ़ने का इंतजार करने लगी। वो देखना चाहती थी कि विक्रांत भी उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेगा या नहीं।
तभी वो एक हाथ में उस कॉन्ट्रैक्ट और दूसरे हाथ में अपना कप लेकर खड़ी हो गई। वो यही देख रही थी कि विक्रांत अब आगे क्या करेगा। तभी इशिका ने मोहित को और देखते हुए कहा, ओके मिस्टर जैन, मैं आपसे फिर कभी मिलूंगा। और वो उससे पहले ही नाम से बुलाने के लिए ललचा रहा था। वो यही चाहता था कि एक बार इशिका उसे गौर से देख ले और उसे उसके नाम से पुकारे, और ये आखिरकार हो ही गया था। तभी इशिका वहां से मुड़ी और उसने कहा, मिस्टर ग्रोवर, मैं आज अशोक से मिलने जा रही हूँ, और जब आप घर आएंगे तो मैं आपसे मिलूंगी। क्योंकि उसे पता था कि अभी कल उसने टाइम दिया था। अशोक ग्रोवर ने जब उससे कहा था कि वो कल आएगी या नहीं, तो उसने उनसे वादा कर दिया था कि वो उनसे कल मिलने जरूर आएगी। तभी विक्रांत को यह अजीब लगा कि उसे एक अजनबी की तरह वो बिल्कुल औपचारिकता से क्यों ऐसे संबोधित कर रही है, जबकि उसके दादा को तो उसकी पत्नी के साथ प्रथम बार उसके आधार पर ही नाम लिया गया था, और आज ये अभी एकदम से इशिका ऐसे उसके इस तरीके से बर्ताव क्यों करने लगी। इधर हॉस्पिटल के अंदर नजारा कुछ और ही था। सब कुछ अलग ही दिशा में चल रहा था और जेमी हॉस्पिटल पहुंच गई थी। जेमी ने दरवाजा को खोलते हुए अंदर कदम रखा और अशोक ग्रोवर की तरफ देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग चेयरमैन। एक दिन पहले अशोक ने उसे फोन करके बुला लिया था कि वो इशिका के आने से पहले वहां पर आ जाए। वो उनसे कुछ खास काम करवाने जा रहे थे। अशोक की यही योजना थी कि वो जिमी को मैच मेकर की भूमिका में लाने की थी। वो इस बात को लेकर बहुत चिंतित था कि पृथ्वी छोड़ने से पहले या मरने से पहले एक बार विक्रांत का क्या होगा। वो यही चाहते थे कि वो विक्रांत के बच्चों को देख पाए, इसलिए वो इस काम के लिए जिमी को लेकर आना चाहते थे। जिमी ये काम करवा सकती थी। डॉक्टर का काम हर दिन याद दिलाना था कि वो जल्द ही मरने वाला है और उसे हर दिन पूरी तरह से जीना चाहिए। अशोक को यकीन था कि अगर वो अपने पूर्वजों को शांति में रहने चला गया तो विक्रांत आसानी से इशिका को तलाक दे देगा और अपनी बाकी की जिंदगी अकेले जीना चाहेगा। इसलिए वो चाहते थे कि ग्रोवर वंश आगे बढ़े, नहीं तो ग्रोवर वंश ही खत्म हो जाएगा अगर विक्रांत ने कोई बच्चा पैदा नहीं किया तो। इसलिए उसे कुछ ऐसे व्यक्ति को बुलाना पड़ा जो जानता था कि वो काम कर देगा। अशोक को पता नहीं था कि उसका पोता और पोती बहू ने शादी का 1 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किए थे। उसे तो इतना तो अपने सोर्स से पता लग गया था कि ये लोग कोर्ट में मिले और उन्होंने वहां पर शादी कर ली। तभी अशोक ने जिमी की तरफ देखा और हास्य भरे लहजे में कहा, मैं कभी सोचा नहीं था कि मरने से पहले तुम्हारा चेहरा देख पाऊंगा। जिमी ने भी करीब आकर कहा, चेयरमैन साहब, आप भी क्या क्या बातें कर रहे हैं। जब अशोक की पत्नी की मृत्यु हुई थी तो जिमी अशोक के पीछे की मजबूत चट्टान बन गई थी, जिसने उसे बिल्कुल उसे दुर्घटना से जाने से रोका और स्वाभाविक रूप से अशोक के मन में उसके लिए एक नरम जगह विकसित हुई थी। लेकिन इसके उल्ट में जिमी ने उसे ठुकरा दिया और एक लिव इन हाउस मैनेजर के रूप में रहना जारी रखा। जिमी कभी कभी अशोक ग्रोवर की पत्नी बनना चाहती थी, लेकिन वो एक उनकी हाउस मैनेजर बनकर रह गई थी। तभी अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरा दिल प्यार से खाली है, क्या करूं। अनजाने में ही जिमी ने कमरे के बीच में कॉफी टेबल पर पड़े नैपकिन से कमरे की सतह को पोंछना शुरू किया और उसमें बिखरी हुई दिखी चीजों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। वो अपने आप को काम में उलझाने देना चाहती थी। तभी अशोक ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, जिमी, मैंने तुम्हें यहाँ हाउस मैनेजर बनने या जगह को साफ करने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुम्हें यहाँ एक एहसान मांगने के लिए बुलाया है। जिमी को यह बात सुनकर कुछ अजीब सा लगा कि आज अशोक ग्रोवर उनसे क्या करवाना चाह रहे थे। तभी उसने नैपकिन को नीचे रख दिया और बिस्तर के पास कुर्सी पर आकर बैठ गई और उसने अशोक की आंखों में देखकर इतना कहा, क्या बताइए। तभी, वैसे मुझे अब आदत हो गई है काम करने की, क्या करूं। वो यही दर्शाना चाहती थी कि जिमी हमेशा काम करने पर मजबूर रहती है और वो हमेशा काम के अलावा कुछ सोच भी नहीं पाती, इसलिए तो वहां आकर वो काम करना शुरू कर देती है। लेकिन आज ये माहौल कुछ अलग ही होता जा रहा था।
वो अपने अवसाद में डूब रहे थे और ये उधर मदद मांगने में भी लगा हुआ था। अब अशोक चाहता था कि इस घड़ी में जिमी उसकी मदद करे, और जिमी क्या ही चाहती थी। जिमी तो हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी और उसके मदद भी करना चाहती थी, लेकिन हालात कुछ और ही हो गए थे। तभी जिमी ने उससे पूछा, आपने मुझ पर क्या एहसान किया कि मुझे इतनी दूर यहां आना पड़े? बताइए, आप मुझसे क्या चाहते हैं? तभी उसने कहा, हाँ। और जैसे ही जिमी ने अशोक की हाँ सुनी, उसे कुछ और पुराने दिन याद आ गई कि कैसे अशोक की वाइफ चेयरवुमन, जो उनसे हमेशा कोई प्यार भी नहीं करती थी, लेकिन अशोक फिर भी उसे सर आंखों पर बैठा कर रखता था। लेकिन वो जल्दी मर गई, कर भी क्या सकती थी। तभी अशोक ग्रोवर ने उसको ऐसे देखा और अपनी आवाज में गंभीरता लाते हुए कहा, जिमी, अब तुम्हें विक्रांत को संभालना है। विक्रांत ही आपकी प्रेफरेंस पहले है। पीछे की बातों को भूल जाओ। जो कुछ हुआ वो हो गया, लेकिन आगे जो भी करना है वो विक्रांत के लिए करना है। हमें ये देखना है। मैं चाहता हूं कि विक्रांत अच्छी जिंदगी जिए। हालांकि अशोक ग्रोवर ये बात अच्छे तरीके से जानते थे कि जिमी एक ऐसी लेडीज थी जो कभी भी अपने काम से कतराती नहीं थी, और जिमी ने ही विक्रांत को हद तक संभाला हुआ था। नहीं तो विक्रांत क्या पता कब क्या कुछ कर जाता, किसी को कोई खबर नहीं थी। वो इस बात से नाराज भी नहीं था कि जिमी उसके पोते की अच्छी देखभाल कर रही थी, बस वो कुछ ज्यादा भी मांग नहीं सकता था। जिमी ने फिर पूछा, क्या कह रहे हैं आप? साफ साफ कहिए। वो जानती थी कि अशोक अपने पोते की देखभाल के लिए उसे कह रहा है। वो ये भी जानती थी कि वो वहां पर पहुंचना एक लंबा रास्ता था, कैसे कैसे वो ऐसे कर सकती है। तभी अशोक ग्रोवर ने कहा, जिमी, मैं चाहता हूं कि तुम विक्रांत और ऋषिका को बच्चों के लिए मना दो। और ये सुनते ही जिमी कुछ अलग ही सोच में पड़ गई। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या जिमी उन दोनों को मना पाएगी बच्चों के लिए? क्या करेगी अब जिमी? क्या वो चेयरमैन का कहा मानेगी या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपने इस कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लग रही है तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर से जरूर करें।